इस स्टार्टअप से पहले मेरा एक स्टार्टअप था जो कि चल नहीं पाया, फेल टू द एक्सटेंट की मतलब 20-25 लाख का लोन था सर पर। कभी माँ बाप से ये ताने सुने कि तुम्हें आईआईटी हमने इसलिए भेजा था कि तुम मखाने पैक करके बेचो? बिल्कुल, अभी तक सुनता हूँ। जहाँ मैं फेल हुई उसको दोबारा करने की हिम्मत ये कहाँ से आती है? ये तो अंदर से आती है। दिमाग में हमेशा इससे ये था कि मेरे को फार्मर्स के लिए इंक्रीमेंटल वैल्यू क्रिएट करनी है। को फाउंडर बहुत अच्छा होना चाहिए। को फाउंडर इज लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप इनफैक्ट ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने को फाउंडर के साथ देन यू स्पेंड विद योर लाइफ पार्टनर। हिंदुस्तान में मसाला चलता है और हिंदुस्तान में मीठा चलता है, बिकॉज़ इंडिया में स्नैकिंग हैबिट्स बहुत खराब है। हम लोग अभी भी 4 बजे वो समोसा खा लेते हैं जब मन करता है, तो उस समोसे की जगह हम कुछ और तभी खाएंगे जब हमें उतना ही टेस्टी कोई ऑल्टरनेट मिल पाएगा। आकाश, फार्म से फेम तक, हाँ? Yes. मुझे ये पूछना है, आपने आईआईटी से पढ़ाई की, कभी माँ बाप से ये ताने सुने कि तुम्हें आईआईटी हमने इसलिए भेजा था कि तुम मखाने पैक करके बेचो? बिल्कुल, अभी तक सुनता हूँ। सो इस स्टार्टअप से पहले मेरा एक स्टार्टअप था जो कि चल नहीं पाया, जो कि 2015 में मैंने स्टार्ट किया था और अराउंड 9-10 महीने के आसपास चलाया, बट मिजरेबली फेल टू द एक्सटेंट की मतलब 20-25 लाख का लोन था सर पर। एंड जब बंद हुआ वो स्टार्टअप, तो फिर जब वापस से वाला स्टार्ट किया तो मम्मी पापा को बहुत ऐसा था कि मतलब अभी पहले तो जब पहला स्टार्ट कर रहे थे तब मना कर रहे थे, फिर बंद हो गया, 25 लाख का लोन है सर पे और वापस से दूसरा स्टार्टअप करना है। मतलब क्यों करना है, मतलब इतना। एंड आई वाज ऑफ कोर्स, मैं जॉब चल रही थी उस टाइम पे, तो उनका ऐसा था कि जॉब हो तो रही है, जाता है घर आ जाता है, अच्छा सैलरी मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों करना है वाला। फिर मैं उनको समझाता था कि मन है, ये सब है, वो सब है। मम्मी पापा तक तो ठीक था, फिर रिलेटिव्स का आता था कि यार तुमने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये कैसे लिंक्ड कैसे है मखाना ये सब। तो मैं अभी उनको समझाता हूँ, मैं कहा यार हमने सप्लाई चेन पढ़ा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और अभी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो सप्लाई प्लस लॉजिस्टिक्स देखते हैं, तो सप्लाई चेन का तो देखो डिसेंट काम हम लोग कर रहे हैं। तो टेक्निकली जो मैंने पढ़ा था उसका 10% यूज कर पा रहा हूँ, मोर देन अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे लोग ये भी नहीं यूज कर पाते। तो टेक्निकली आई एम डूइंग सम पार्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट आई हैड स्टडीड। सो आकाश, यू आर 32, राइट? या 2015, हाउ ओल्ड वर यू? 22 या 21-22 में पहला स्टार्टअप, तो मतलब बचपन से ही सोचा था कि नौकरी नहीं करनी है? एक्चुअली बचपन से नहीं सोचा था, आई थिंक मिक्स है। मतलब तो मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मतलब हमारे खेत हुआ करते थे, मतलब मेरे पापा के दादाजी के खुद के फार्म्स थे, मस्टर्ड ऑयल सीड्स के, मतलब सरसों के खेत थे बेसिकली। तो वहाँ पे बचपन में क्या होता था कि वो सरसों लेकर आते थे और फिर उसको एज इट इज होल में बेच देते। राई आपने जो देखा होगा ब्लैक कलर की आती है ना। एक पॉइंट पे हमारे मतलब एंसेस्टर्स में किसी ने सोचा कि यार हम राई नहीं, हम ये नहीं करते, हम इसका तेल बना लेते हैं, सरसों का तेल बना लेंगे और तेल बनाएंगे तो शायद थोड़ा सा बेटर वैल्यू कमा पाएंगे एज फार्मर्स। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जीन्स में था। तो उन्होंने वो करा, फिर मिल लगाई। हालांकि बहुत मैनुअल सेट होता था उस टाइम पे, कोलू का बेल चलता था, उससे फिर वो मिलिंग होती थी, उससे पूरा सेटअप था। तो एक तो हल्का सा ये था कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा करना है जहाँ पे किसानों के लिए कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू क्रिएशन कर पाऊं मैं। एक तो ये थॉट था दिमाग में। ये थॉट ये बचपन से था। ये बचपन में था जब देखता था मैं खेती होते हुए और ये सब, जब इन चीजों में ये आप ध्यान से सोचिए, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो जब कोल्हू का बैल आप देखते थे तो आप ये कहते थे मुझे ये नहीं बनना कोल्हू का बैल, इसलिए नौकरी नहीं करनी। नहीं, मेरे को कोल्हू का बैल नहीं बनना था, बट मैं डिफरेंस बताता हूँ। जैसे 15-20 रुपए किलो का बीज बिकता है और 60 रुपए लीटर का तेल बिकता है, तो वो जो फाइनेंशियल आउटकम है ना वो बहुत बेटर था। एंड वो मैंने अपनी आंखों के सामने 15-20 रुपए से 60 रुपए का होता हुआ देखा। एंड एज फार्मर्स आरसेल्व्स हमारा जो वैल्यू हम क्रिएट कर पाए, तो मेरे को वो बहुत आता था कि ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं, तो ये चीज़ हम शायद एक जने की जगह अगर 100 जनों के लिए करेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू ऐड होगा। और जो इवेंचुअली खा रहा है, जो कंज्यूमर है, उसके लिए भी, क्योंकि सरसों का तेल जनरली हेल्दी माना जाता है, तो इनफैक्ट ईस्ट इंडिया में बहुत कंज्यूम होता है सरसों का तेल, तो उसके लिए भी एक बेटर वैल्यू बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है उसको भी, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो आई थिंक इतना तो नहीं सोचा था कंज्यूमर पॉइंट पे क्या होगा, बट इतना जरूर था कि मतलब और लोगों के लिए करना है, कुछ ऐसा करना है और लोगों के लिए जहाँ पे उनको बेटर कुछ तरीके से बेटर वैल्यू क्रिएट करके दे पाऊँ। तो मतलब ये जो सोच थी ये तब आई जब आप स्कूल में थे? हाँ, तब बहुत प्राइमरी स्कूल में था मतलब। और तब आप खेत जाते थे? देखते थे कि ऐसा होता है। कभी दादाजी से बात की इस बारे में, समझा कि कैसे आप करते हैं? हाँ, तो वो सब करा एंड वहीं से फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन डेवलप हुआ। पढ़ाकू बच्चे थे ना? है पढ़ाकू बच्चा बहुत था, है ना? ओह गॉड, आकाश आप वो वाले बच्चे थे जिससे क्लास के सारे बच्चे कहते थे इसकी वजह से जो है टीचर से ताने सुनने को मिलते हैं, आकाश के मार्क्स आ सकते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं? तो आकाश शर्मा नाम है, तो शर्मा जी का बेटा था मैं, वो जो इसको सब एकेडमी करते थे। ओके, तो पढ़ाई का शौक था, हमेशा कुछ सोचते रहते थे, और फिर 21-22 साल की उम्र में एक स्टार्टअप खोलने की सोची। पापा के साथ डिस्कस
किया कि आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, तो एक तो रीज़न मैंने ये था कि बचपन से ये देखा था। दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पर, तो मेरा आईआईटी दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 2014 में। तो उस टाइम पे हमारे पे एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल करके होता है जहाँ पे हमारे ही कॉलेज के एलुमनाई आके बोलते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, जनरल मोटिवेशन देते हैं। तो वो मैंने एक दो ऐसे सेशंस अटेंड किए कॉलेज में जाके, तो मेरे को तब वहाँ से फिर एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा लगा कि यार, तब तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग भी नहीं बताती, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ना। तो इन दो चीज़ों का मिक्सअप था जहाँ पे फिर मेरे को लगा कि नहीं, कुछ खुद का कुछ करना है, स्टार्ट करना है। 21-22 साल में जब मैंने फर्स्ट प्लंज लिया, उस टाइम पे मैं अपनी फर्स्ट, मेरी कॉलेज का से मेरा प्लेसमेंट हुआ था housing.com करके एक स्टार्टअप था, स्टार्टअप ही था वो भी, उसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बॉम्बे में मैं बेस्ड था। तो मैं कर रहा था, मेरे को 9-10 महीने हो गए थे, बट फिर मेरे को लग रहा था नहीं, अब खुद का कुछ करेंगे। एंड मैं इतना डेस्परेट था करने के लिए कि सो आई डिडंट हैव अ को-फाउंडर उस टाइम पर। मेरे को पता नहीं था मैं इसके साथ स्टार्ट करूंगा। तो मैंने उस टाइम पे कोई तो co-founder.com करके वेबसाइट होती है, मेरे को याद नहीं है, कुछ तो एक वेबसाइट थी, उस पर मैं डाला यार मेरे को को-फाउंडर ढूंढना है, और मेरे को बिजनेस आइडिया भी नहीं था, मेरे को बस ये था मेरे को कोई मिल जाए मैं स्टार्ट कर दूंगा, कुछ तो स्टार्ट कर दूंगा एंड विल फिगर आउट ऑन द वे कि कैसे करना है। तो मेरे को एक रैंडम बंदा मिला, उसके साथ मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप जब 21-22 का स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मम्मी पापा को बताया मैंने, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को जॉब छोड़नी है। एंड मैं बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हुआ था, एंड जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली उस टाइम पे 9-10 महीने काम किया था, तो ऐसी बहुत अर्निंग्स थी नहीं। आई ऑल्सो कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो ऐसा भी नहीं कि मम्मी पापा बहुत अमीर थे या वो बहुत मेरे को फंड कर सकते थे, पैसे दे सकते थे। तो आई स्टिल रिमेंबर, मैं जो मेरे को को-फाउंडर मिला था उसका ड्राइवर रहता था वहीं पर, तो मैं ऑलमोस्ट 2 महीने उस ड्राइवर के साथ उसके घर पे रहा, बिकॉज पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मेरे पापा को मना करके आया था, तो मैं वहाँ पे रुका उसके साथ 2 महीने। तो मतलब मम्मी पापा नहीं माने, वो खुश नहीं थे कि मतलब मम्मी पापा खुश नहीं थे, मम्मी पापा स्ट्रेस थे, मतलब मानने ना मानने वाला पॉइंट नहीं था, बट वो स्ट्रेस में थे। अगर पापा ने बोला था कि पैसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, जो करना है अपने उस पे करो, नहीं, पापा पैसे थे भी नहीं, तो वो देने ना देने वाली बात नहीं थी, उन पे पैसे होते वो बहुत दे भी देते हैं, जितना कर सकते थे उतना करा भी सपोर्ट, राइट। बट मेरे को तो पता था ना कि घर की क्या सिचुएशन है, तो मैं एक पॉइंट के बियॉन्ड नहीं कर सकता था वो चीज वैसा। तो फिर आप अपने को-फाउंडर के ड्राइवर के साथ रहे? हाँ। क्यों आकाश? तो एक तो ये कि नई जगह पे आया था, खुद का फ्लैट वगैरह लेने में करने में टाइम लगता, तो उतने टाइम के लिए मेरे को आई नीडेड सम स्पेस, क्योंकि मैं बॉम्बे से खाली करके आ गया, तो मेरे को सामान रखना था कहीं पे। मैंने वहीं पे सोचा था कि हफ्ते 10 दिन में फ्लैट ढूंढ लूंगा, बट वो मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को। तो एक तो वो चीज़ वहाँ पे उतने टाइम के लिए करी, प्लस थोड़ा सा जो को-फाउंडर मेरे को मिला था उसके घर के जस्ट पास में ही था वो जगह जहाँ पे उसके ड्राइवर रहते, तो मेरे को लगा थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। फिर ऑफकोर्स मैंने आई मूव्ड आउट फ्रॉम देयर आफ्टर बियॉन्ड अ पॉइंट, बट वहाँ से स्टार्ट किया था। एंड फिर मम्मी पापा को धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि ठीक है, इसको मज़ा आ रहा है, इसका मन है करने का, तो करने देते हैं। इवेंचुअली या तो फिगर आउट कर लेगा या फिर वापस से जॉब ढूंढने लगेगा अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो। लेकिन आकाश, जब आपने अपनी जॉब छोड़ी और सोचा कि आप एक स्टार्टअप में जाएंगे, आपने खुद को कितना वक्त की मोहलत दी थी कि इतने वक्त में अगर मेरा काम चल पड़ा तब तो ठीक है, वरना मैं नौकरी में वापस आऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे की जरूरत है और नहीं चल रहा। और क्या फेल होने का डर नहीं था मन में? मेरे पास लेट्स से कुछ सेविंग्स थी उस टाइम तक, एंड मेरा कुछ एक्सपेंस था महीने का, तो मेरे लिए वक्त की मोहलत उतनी थी जितना सेविंग डिवाइड बाय एक्सपेंस, जितने नंबर ऑफ मंथ्स का मेरा सस्टेनेंस है। मेरी मैथ्स बहुत बुरी है, इसलिए अब आपको बताना पड़ेगा आपकी सेविंग्स कितनी थी और एक्सपेंस कितना था। आई थिंक मैं कुछ नहीं था, मतलब 9-10 महीने काम किया था, मे बी 2-3 लाख रुपए का कुछ सेविंग्स होगा। एंड उसके हिसाब से मेरे को ऐसा आ रहा था कि मैं 25-30 हज़ार रुपए में बेसिक सस्टेंस कर सकता हूँ दिल्ली जैसे शहर में। एंड मे बी मेरे को अराउंड इन द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स आई नीड टू फिगर आउट कि भाई ये चल रहा है नहीं चल रहा है, तो मतलब मेरे को यस या नो का आंसर चाहिए होगा 8 to 12 मंथ्स में। इस थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बिजनेस में भी पैसा लगना था, तो वो तो मैंने भी कैलकुलेटेड ही नहीं है इसमें, बिजनेस में जो पैसा लगना था नहीं लगना था। थोड़ा बहुत पैसा डाल के स्टार्ट किया, जस्ट बेसिक चीज से स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत फिर आपको मार्केट से मिलने लग जाता है, पैसा मिल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर से अरेंज हो गया फ्रेंड्स एंड फैमिली से। बट उसके बाद स्टार्ट करने के बाद हम लोगों को 5 to 6 मंथ्स में हमने डिसेंटली एक स्केल अचीव कर लिया, बिजनेस रन करने लग गया, बट प्रॉफिटेबल नहीं था बिजनेस उस टाइम पर। डिलीवरी किंग नाम था हमारे स्टार्टअप का वो, एंड हम लोग लास्ट माइल डिलीवरीज देते थे कुछ ई-कॉमर्स कंपनीज को, B2B बिजनेस था। प्रॉफिटेबल नहीं था, तो एक पॉइंट के बाद अगेन मतलब कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, कुछ 1-2 एंजल इन्वेस्टर्स भी मिले हमको जिन्होंने पैसा डाला कंपनी में, जिसकी वजह से हम थोड़ा 8-10 महीने चला पाए उस बिजनेस को। बट फिर प्रॉफिटेबल नहीं था, तो हमको इवेंचुअली डिसीजन लेना पड़ा कि यार हम इसको बंद करेंगे। तो 2015 के स्टार्टिंग में आई थिंक स्टार्ट किया था, 2016 के स्टार्टिंग तक उसको रैप अप करना पड़ा। और जो लोन्स ले रखे थे वो लोन्स तो रीपे करनी पड़ेंगे ना, मतलब बिजनेस चल रहा हो नहीं चल रहा हो। सो दे वर लाइक 25-30 लाख। हाँ, आई थिंक 28 लाख का टोटल लोन था उस टाइम पे जब मैंने बंद किया था। एंड मैंने लोन लेकर उन लोन को रीपे किया, कहीं से पर्सनल लोन लिया, उन लोन्स को रीपे किया। जब ऑब्वियसली लोन रीपे किया तो अब आपको EMI देनी है उनकी, नेक्स्ट मंथ से आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पे एकदम से था कि नहीं, अभी मेरे को वापस से एक बार तो जॉब में रिटर्न करना पड़ेगा। प्लस अ लॉट ऑफ दिस ऑल्सो कम्स राइट, कि मतलब हमने तो बोला था नहीं
नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीजें आने लग जाती मतलब हैं। ये तो खैर आउटसाइड वॉइसेस है, बट जो आकाश मैं ये समझना चाहती हूँ, मैंने स्टार्टअप शुरू किया, कोई मेरे साथ नहीं था और मैं फेल हो गई, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। अब जब मैं फेल हो गई तो जहां मैं फेल हुई उसको दोबारा करने की हिम्मत ये कहां से आती है? अब ये तो अंदर से आती है, मतलब इसका कुछ सही गलत आंसर नहीं है। I want to understand this. You said कि जॉब में वापस जाना पड़ेगा just to get back to the startup. राइट Right? So you always wanted to get into a startup. हाँ, मतलब उस पॉइंट तक आते आते मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ गया। सो मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे को कुछ एक पर्टिकुलर स्किल सेट देके भेजा है, एंड मेरे को आई हैव नथिंग अगेंस्ट जॉब, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता वो गलत है, सबके अपने अपने स्किल सेट है। आई जस्ट फील कि मेरे पास जो स्किल सेट है, मैं कुछ एक वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज में, एंड मैं अगर वो नहीं कर रहा हूँ तो मैं इनजस्टिस कर रहा हूँ अपने उस स्किल सेट के साथ। तो मेरे को बहुत बेचैनी होने लगती है, मतलब अगर मैं कोई उस चीज में बहुत अच्छा नहीं कर रहा होता है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा होता, तो मैं आई थिंक कल भी नहीं पाऊंगा, मतलब मैं जॉब वैसा है वो कि मैं कुछ टाइम करूंगा तो मेरे को ऐसा, लेट्स से आई विल नॉट डू अ गुड जॉब इन जॉब। Okay. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग द जॉब। एंड मैं 2 जॉब करी, एंड आई डोंट थिंक आई वाज वेरी गुड एट डूइंग जॉब्स। मतलब अगर यू आस्क माय एक्स बॉसेस, आई एम श्योर दे विल से द सेम थिंग। आकाश, यू वेरी क्लियरली सेइंग कि स्टेप नंबर 1, स्टार्टअप शुरू करने से पहले या जॉब करने से पहले इंसान को खुद को समझना बहुत जरूरी है। आर यू दैट मोटिवेटेड और पैशनेट अबाउट रनिंग योर ओन वर्क? क्योंकि उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब आपका बिजनेस होता है, आप 24/7 काम कर रहे होते हो। Right. You don't have an off. You are not calculating hours, right? So you were ready कि मैं जो काम करूंगा, मतलब वो काम आपको इतना थ्रिल दे रहा था that you were willing to give your 24/7 to that work. Right. Right? So we have to understand ourselves कि क्या हम वही 9 से 5 वाले काम करने वाले इंसान हैं, या फिर हम इतने पैशनेट हैं कि हम 24 घंटे अपना काम करके खुश रह सकते हैं। राइट, दोनों ही में ही कुछ सही गलत नहीं है, लाइक आई सेड। एब्सोल्युटली। बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आपको वो चीज बहुत कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करनी है। राइट। अगर आप खुद का भी कुछ करना चाहते हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बहुत सारा टाइम भी देना पड़ेगा। सो उतना पैशन होना किसी चीज के लिए बहुत जरूरी है जिस चीज को आप करना चाह रहे हो। तो आई थिंक विच इज वाई फील कि जो भी जनरली आप स्टार्ट करते हो उसमें कुछ ना कुछ पर्सनल एम्बिशन होना जरूरी है। कहाँ से आ रहा है वो मोटिवेशन, क्यों करना है वो इतने लंबे टाइम तक, जबकि आप कोई प्रोबेबली और बेटर चीज कर सकते हो। जब आप पर्सनली मोटिवेटेड होते हो कुछ चीज पाने के लिए, जैसे मेरे केस में मैंने बोला, मेरा दिमाग में हमेशा इससे ये था कि मेरे को कुछ फार्मर्स के लिए इंक्रीमेंटल वैल्यू क्रिएट करनी है। वो मेरे लिए मेरा पर्सनल मोटिवेशन था, बिकॉज मैं खुद उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे मैंने वो आई हैव सीन दैट पॉवर्टी, आई हैव सीन द डाउन्स ऑफ द लाइफ। सो फॉर मी money was never the sole motivation. It was always to do something beyond, and I think वो motivation beyond a point I think money से आ भी नहीं सकता वो motivation। तो आकाश, what you are saying is, और इस बात को मैं दोहराना चाहती हूँ, लोग कहते हैं, जो कि सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि कभी अपनी जिंदगी में पैसे को चेज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ड्रीम्स को चेज कीजिए, आप अपने पैशन को चेज कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। राइट। और आपकी जो कहानी है, आपका जो एक्सपीरियंस है, यू डिडंट हैव मनी बट यू वांटेड अ स्टार्टअप, और बिना किसी पैसे के रिजर्व के आपने स्टार्टअप शुरू किया। राइट। सो वो ड्राइव होनी जरूरी है, वो पैशन होना जरूरी है, वो गोल होना जरूरी है, या कहीं ना कहीं पर्पस होना जरूरी है, जो आपके केस में था। आपके पहले रूम पार्टनर तो आपके को फाउंडर के ड्राइवर थे, और दूसरा रूम जो इसके साथ आपने शेयर किया वो आज आपके को फाउंडर हैं। Yes. Is that right? अभिषेक। हाँ, अभिषेक। So आप लोग रूममेट्स थे? हम रूममेट्स थे। और ये कब की बात है, जब आपने दूसरा स्टार्टअप करने का सोच लिया था, या फिर नहीं सोचा नहीं था मैंने तब तक। जब मैंने पहला स्टार्टअप बंद करके जो जॉब किया था, मैं उस जॉब में ही था उस टाइम तक। अच्छा। एंड उस टाइम पे हम लोग साथ में रूममेट्स थे। तो सबसे पहले ये बताइए कि रूममेट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक रूममेट हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है जो सारा सामान फैला के रूम में रहता है। एक्चुअली रूममेट नहीं थे, हम फ्लैटमेट्स थे। अच्छा, फ्लैटमेट्स थे। रूम्स डिफरेंट थे। ओके। ओके, तो कौन अपने रूम में नहीं लाना चाहता था किसी दूसरे को जिसका कमरा ज्यादा गंदा था? ऑफ कोर्स अभिषेक था वो। ओके, ऑलराइट। सो कैसे हुआ? रिमेंबर दैट इवनिंग और मॉर्निंग और आफ्टरनून, वो पहली बात जब आपने शुरू की कि यार एक काम शुरू करते हैं? एक मोमेंट नहीं था वो, आई थिंक वो कंसिस्टेंटली बहुत इवनिंग्स के डिस्कशन के बाद हम उस पॉइंट तक पहुंचे थे। तो हम दोनों को ही मोटिवेशन था कि कुछ वापस से कुछ करना है। अभिषेक का भी दूसरा पहला स्टार्टअप बंद हो रहा था। सो हम दोनों ही सॉर्ट ऑफ फेल्ड एंटरप्रेन्योर्स थे, एक ऐसी जर्नी से आ रहे थे। कितने खुशी से आप बोल रहे हैं ना कि हम दोनों फेल्ड ऑन, एंड इट साउंड्स सो नाइस राइट नाउ आफ्टर यू सक्सीडेड। मगर ये भी है कि फेलियर इज नॉट बैड, ऑफ कोर्स। उसके बाद जो है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आप दोनों का फर्स्ट स्टार्टअप फेल हो गया था? हाँ, हम दोनों का फर्स्ट स्टार्टअप फेल हो गया था, उसका बंद होने वाला था। एंड मैं तो लाइक आई वाज ऑलरेडी वर्किंग
कहीं पर। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें कहाँ पे करना है, किस फील्ड में करना चाहिए, एंड हम लोग साथ में रह रहे थे तो वो कंपेटिबिलिटी थी, वो समझ थी कि साथ में कर सकते हैं, लंबे लंबे टाइम तक देख सकते हैं। सो थॉट्स मैच कर रहे थे किस तरीके से करना चाहिए, सो वो कंपेटिबिलिटी एक मैच था हम लोगों का। तो उसके बाद फिर हमको लगा कि ये एग्री टेक स्पेस एक ऐसा स्पेस था उस टाइम पे जहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, बिकॉज कोई भी बाकी सारे सेक्टर्स टाइम के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, मे बी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट फूड एक ऐसा सेक्टर है जो कंसिस्टेंटली हमेशा अप जाएगा, बिकॉज फूड की रिक्वायरमेंट हमेशा होने वाली है, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसका नेचर चेंज हो सकता है टाइम के साथ। तो ये हमें क्लियर हुआ कि हमें फूड में करना है, एंड फूड में कुछ ऐसा करना है जहाँ पे लाइक ए साइड वो मोटिवेशन हमेशा से वो भी था कि कुछ हम किसानों से ले पाए डायरेक्टली, एंड वहां पे कुछ डायरेक्टली काम कर पाए, बिकॉज दो रीजंस, एक तो वैल्यू क्रिएशन वहां पे ज्यादा हो पाएगा, दूसरा सबसे ज्यादा हम कुछ वैल्यूएबल क्रिएट भी अगर करना चाहते हैं तो वो हम जितना क्लोज टू फार्मर काम करेंगे उतना हम वैल्यूएबल कंज्यूमर ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे। ये भी एक थॉट प्रोसेस था। तो इन दो रीजंस की वजह से हम लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस जो आज है कभी भी इस फॉर्मेट में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये बहुत ही अलग तरीके से स्टार्ट हुआ था। हम लोगों का इनफैक्ट पहला अभी जैसे हमारा फैमिली नाम है, हमारा पहला ब्रांड नेम ही फैमिली नहीं था। फैमिली हम लोग 2020 में 19 या 20 में लिया आई थिंक। उससे पहले हमारा ब्रांड नेम था, अगर आप अभी कभी गूगल पे सर्च करते हो टेक्निफाइबिज आएगा नाम, एक टेक्निफाइबिज करके नाम था हमारा। हमारा इनिशियल थॉट प्रोसेस ये था कि हम एक मार्केट प्लेस सॉर्ट ऑफ बनाएंगे जहाँ पे एक एंड पे तो सप्लायर्स होंगे, यानी कि किसान होंगे जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरे एंड पे बायर्स होंगे। बायर्स मतलब B2B बायर्स, जैसे मे बी अमेजॉन, रिलायंस, डीमार्ट, जो इनको खरीदना है बल्क में। तो हम ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स के अराउंड एक ऐसा मार्केट प्लेस बनाएंगे, किसान अपना डेली का रेट बताएंगे, क्वालिटी बताएंगे, और यहाँ पे बायर्स खरीद लेंगे। तो हमें लगा सिंपल है, हम बस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बिकॉज हम टेक बैकग्राउंड से भी आते थे, तो वो हमारे लिए आसान था करना। वो इसलिए फंक्शन नहीं किया बिकॉज क्वालिटीज ही नहीं थी मार्केट में। तो जो क्वालिटीज लेट्स से उस टाइम पे आज भी किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को चाहिए होती है, वो क्वालिटी किसान सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा लेवल ऑफ उसमें क्वालिटी प्रोसेसिंग वगैरह चाहिए होती है, जो कि किसानों के पास अवेलेबल नहीं होता, एंड उतना अपग्रेड किसान हो नहीं सकते। तो इनिशियल आइडिया जैसे मैं समझ पा रही हूँ वो ये था कि आपने सोचा था आप किसान से माल उठाएंगे और B2B मार्केट में जो है जाके दे देंगे। आपका टेक्नोलॉजी का पूरा रोल तब आएगा जब आप किसान से सामान लेंगे, तो आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसके जरिए आप B2B कस्टमर्स को उसे प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो कस्टमर्स के लिए एक इंटरफेस होगा, एक ऐप होगी जिस पर डेली का प्राइस देख पाएंगे, क्योंकि डेली की चेंजिंग प्राइस होते हैं, और वो डेली वहाँ पे जो है डायरेक्ट किसान से जो हमें प्रोडक्ट मिला है। लेकिन वो नहीं चल पाया बिकॉज यू रियलाइज्ड कि किसान से जो आपने लिया है अब उसको एक फर्दर किसी चीज की जरूरत है, एंड देन ओनली इट कैन गो। ओके, सो दैट्स व्हेन फैमिली। नहीं, इसके बाद एक स्टेप और हुआ, फिर हम लोगों को ने सोचा कि ठीक है ये नहीं हो सकता, बट हम मे बी एक काम कर सकते हैं कि हम कुछ ऐसे FPOs करके होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, तो जो किसानों का ग्रुप होते हैं बेसिकली। तो हम एक काम करते हैं, मे बी किसान नहीं कर सकते, मे बी ग्रुप ऑफ किसानों को हम बोलेंगे कि आप हमारे लिए क्वालिटी बनाओ, तो मे बी वो ये काम कर पाए। तो हम लोगों ने फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से ऐसे FPOs के साथ कनेक्ट किया, उनको बोला आप हमारे लिए क्वालिटी बनाओ, प्राइस ये है, कंज्यूमर्स हमारे पास ऑलरेडी है, ये बाइंग हो जाएगी। तो हमने वो ट्राई करने की कोशिश करी। वहां पे भी वो चीज होल्ड ट्रू नहीं करी, बिकॉज अगेन सेम चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, वर्किंग कैपिटल कौन लगाएगा, तो कैपिटल की कमी थी, क्वालिटी की कमी थी, एंड लीडरशिप की कमी थी। FPO इन जनरल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी भी काफी जगहों पे चलता है, काफी FPOs अच्छा भी परफॉर्म करते हैं इंडिया में, तो वो नहीं चल पाया। फिर उसके बाद हम लोगों को लगा कि यार ये नहीं हो सकता, हमको अगर क्वालिटी देनी है, अब कस्टमर्स, कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी चाहिए, बिकॉज तेजी से कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, चेंज हो रही है। आज से 20 साल पहले जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खाते थे वैसे अब हम नहीं खाते हैं। तो हमने सोचा कि यार हमें इसमें एक्चुअल में खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, खुद से प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, अगर हमें अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाना है। तो फिर वहां पे हम लोगों ने 2018-19 में खुद की मैन्युफैक्चरिंग पहली बार स्टार्ट करी, सेटअप करी, एंड वो हमने सेटअब करी मतलब अगेन बिल्कुल गांव वाले एरियाज में जहां पे प्रोडक्शंस होते हैं, जहां पे से इंपोर्ट आता है। हम लोग की पहली 2 फैक्ट्रीज थी, एक फैक्ट्री थी हमारी पूर्णिया में, बिहार में, बिकॉज हम मखाना हमारे लिए एक वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स था, एंड दूसरी फैक्ट्री थी हमारी सांगली में, जहां से ग्रीन किशमिश आती है इंडिया में, यहाँ पे सारे किसान यहीं पे इस प्रोडक्ट्स को उगाते हैं। तो वहां पे हम लोग गए, बहुत सारे किसानों से बात करी, लोकल लेवल पे वेयर हाउसिंग कैसे होता है कुछ नहीं बताता ना, तब तक तो मैन्युफैक्चरिंग कभी चलाया नहीं है। इनफैक्ट आज भी बहुत लोगों को लगता है कि हमारा एंसेस्ट्रल बिजनेस है क्या, मतलब बिकॉज ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस जनरली एंसेस्ट्रल होते हैं। तो हमने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमने तो सीखा जो भी सीखा 2 साल में 3 साल में खुद से। फिर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का साइट बनाया, थोड़ा थोड़ा करके किसानों से लेना स्टार्ट किया, वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया। हम लोगों को पहली बार, मेरे को याद है हम लोग गए थे
किसी से हमने बोला कि हमें इतना सामान चाहिए, बिहार का ही कोई सप्लायर था, बड़ा सप्लायर था मखाने का, हम दोनों के थे, मैं और अभिषेक था, कि उसने हमें भगा दिया। आजकल के बच्चे आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम खरीद लेंगे, कर लेंगे, उसने हमें भगा दिया वहाँ से। आज वो हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है। अच्छा। और हम उसके बिगेस्ट कस्टमर हैं। अरे वाह। बट ऐसे बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब स्टार्टिंग में लोगों को यकीन नहीं होता, लोगों को लगता है कि हम इनको दे देंगे, पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, बहुत सारे डर रहते हैं। तो बस क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है ना तो बैक पे कुछ पैसा है, ना लोग जानते हैं, ना उस जगह से हैं हम लोग, बिहार से कोई लेना देना नहीं, हम दोनों राजस्थान के हैं। बट हम लोगों ने बिहार में करा, सांगली में किशमिश की फैक्ट्री लगाई, फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने 2020 तक, कोविड के जस्ट आने से पहले तक हम लोगों की 4 फैक्ट्रीज लग चुकी थी। Okay. एक हमारी बादाम की फैक्ट्री लगी थी इंदौर में, एक हमारी काजू की फैक्ट्री और लगी थी उडुपी में। तो ये 4 फैक्ट्रीज चल रही थी। एंड जस्ट उसके पहले हम लोगों ने सोचा था कि हमें B2B को हम ऑलरेडी देते हैं, व्हाट इफ हम अगर खुद का कंज्यूमर ब्रांड बनाते हैं। दिक्कत हमको ये आती थी कि हम जो क्वालिटी अगेन बना तो रहे थे, अच्छी क्वालिटी बना रहे थे, बट हमें उस तरीके के मार्जिन नहीं मिल पाते थे। उसका रीजन ये होता था कि हम देते थे ऐसे कस्टमर्स को जो आगे पैक करके अपने कस्टमर्स को देते थे। जैसे रिलायंस को हम देते थे, वो फिर अपने ब्रांड में पैक करता था, वो फिर आगे देता था, इस तरीके से होता था। हमको लगा कि हमें अगर डायरेक्ट हम कंज्यूमर को दे पाएंगे और हम बता पाएंगे कि हम क्या अच्छा दे रहे हैं, और जो आप अभी लोकल मार्केट से लेते हो या लूज में जो लेते हो जनरली अपने किसी किराना स्टोर से जाके, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो हम शायद बेटर प्राइसिंग भी चार्ज कर पाएंगे और कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट समझ में आएगा, हमारा नाम समझ में आएगा। तो वहां पे हम लोगों ने पहली बार फार्मले टर्म को कॉइन किया, विच वाज 2019 का जस्ट एंड, कोविड से जस्ट पहले। तो ये तो आपने मुझे बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो आपका फर्स्ट स्टार्टअप जो है फेल हुआ और इतना सारा लोन था, वो कैसे चुकाया? तो वो मैंने फिर 1.5 साल बीच में जॉब किया ना। 2016 के स्टार्टिंग में फेल हुआ, 2017 के मिड में मैंने स्टार्ट किया है, तो 1.5 साल मैंने जॉब किया। और उससे वो पैसे वापस उससे वो किए। पैसे वापस और फिर ये नए बिजनेस को करने के लिए आपको इन्वेस्टर्स कहाँ से मिले? तो उस 1.5 साल में मैंने उस पैसे को वापस किया, थोड़ा बहुत अपना सेविंग बनाया, उस सेविंग से स्टार्ट किया बिजनेस। 2017 और 18 में हम लोगों ने खुद से चलाया बिजनेस को, एंड कुछ लोन्स मिल गए थे हम लोगों को, बिकॉज ये बिजनेस अगेन मेरे को ये याद था कि पिछला बिजनेस ना, सो मेरी 3-4 लर्निंग्स थी पिछले स्टार्टअप को बंद करने से। पहली लर्निंग ये थी कि जब भी मैं अब स्टार्ट करूंगा अपना बिजनेस, मेरे को अगले 3 साल के लिए सस्टेनेंस के लिए किसी पे डिपेंडेंसी नहीं हो चाहिए। मतलब सेम मैथ्स, 25,000 रुपए पर महीने का मेरा खर्चा है, और मेरे को अगर 3 साल रहना है तो मेरे को 6 लाख 7 लाख रुपए का सम चाहिए, जिससे मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूं। तो मेरे 6-7 लाख 8 लाख रुपए जब मेरे जमा हो गए, तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी। तो मेरे को ये था, अब अगर वर्स्ट क्या होगा, मेरे को 3 साल इस बेसिक अपने खर्चे पे जीना पड़ेगा, बट मेरे को ना इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं 3 साल रुक गया तो मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगा। इट इज मोर अबाउट टाइम देन अबाउट एनीथिंग एल्स। मतलब मेरे को बिजनेस से दूसरे साल में ये नहीं होना चाहिए पैसा नहीं मिल रहा तो मेरे को बंद करना पड़ जा रहा है। तो मतलब पैसे की मजबूरी से बिजनेस नहीं, पैसों की मजबूरी से बंद नहीं होना चाहिए। तो 3 साल चला पाऊं, पहला। दूसरा था कि को फाउंडर बहुत अच्छा होना चाहिए। को फाउंडर इज लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप इनफैक्ट ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने को फाउंडर के साथ देन यू स्पेंड विद योर लाइफ पार्टनर। आर यू मैरिड? या सो यू हैव जस्ट सेड व्हाट यू वांटेड। ओके। तीसरा चीज ये था कि जो भी चीज हम करेंगे, हम उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, मतलब एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड हैज टू मेक मनी। एज लॉन्ग एज वो हो रहा है, हर कोई पैसे कमा रहा है तो आप भी पैसा कमा लोगे। फिर जब चीजें चलने लगी तो उसके बाद 2021 में ऑफकोर्स हमने फार्मले ब्रांड, कोविड के टाइम पे कुछ पैकेजिंग पे काम किया। 2020 में हमने अच्छे से फुल फ्लेजेडली फार्मले को लॉन्च किया। 2021 से फिर हम लोग कंज्यूमर ब्रांड की तरह ऑपरेट करने लगे। जो हमारा होलसेल वाला बिजनेस था, B2B बिजनेस था, वो हमने कंप्लीटली बंद कर दिया। राइट, अब डायरेक्ट कस्टमर्स को सप्लाई करने लगे। एंड आई हैव सीन योर फैक्ट्रीज एंड यू नो योर वेयर हाउसेज, जहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, स्टोर होते हैं, रोस्ट होते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था एक्चुअली उसको देख के कि वाओ, हिंदुस्तान में भी इतने साफ यू नो वेयर हाउसेज होते हैं। बट आई रियली वांट टू आस्क यू दिस आकाश, कि ड्राई फ्रूट्स पे आप कैसे आ गए? मतलब कि मखाना, अब मखाना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ बिहार में होता है। मतलब ग्लोबली अगर हम कहें, मोर देन 90% इज बिहार। राइट। मखाने को टैप करना, मखाना जो हर घर का, वो हम उसको स्नैक नहीं काउंट करते क्योंकि इतना महंगा होता है। कैसे आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि आप मखाने जैसी चीज को पैकेज करेंगे और वो बिकेगा? अगेन कुछ बहुत यूरेका मूवमेंट नहीं था कि एक दिन हम बैठे और हमें ऐसा लग गया हो, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो हमने सोचा कि चेंज क्या हुआ है। ठीक है, चेंज इंडिया में ये हुआ है कि पहले जो हमारे पेरेंट्स बाइंग करते थे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स की, एंड वो हमें जैसे घर पे मखाना रोस्ट करके दे देते थे। कुछ महाशिवरात्रि में मेरे को याद है, हमको मखाना रोस्ट करके मिलता था, या कोई फास्ट होता तो मखाना रोस्ट करके मिलता था। टाइम जो है वो कोर्ट में 2-3 काजू और किशमिश, तो वो सबके घरों में रहता था, है ना। तो वो मम्मी पापा कर देते थे, पेरेंट्स कर देते थे। जैसे ही हम लोग एक न्यूक्लियर सेटअप में मूव करते गए, जैसे ही हम लोगों की जनरेशन जो जेनजीज हैं और जो मिलेनियल्स हैं वो आए आगे, यानी वो जॉब करना स्टार्ट किया उन्होंने, और उन्होंने अपना घर परिवार चलाना स्टार्ट किया, तो
उस टाइम पर उनके पास इतना टाइम नहीं था। नाउ इन लोगों सबको सुबह 9 to 8 जॉब है, फिर रश आवर्स में ट्रैफिक है, ये सब वो सब है। खाना चाहता हर कोई है बट खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, नॉर्मल खाने का टाइम नहीं मिल पा रहा ढंग से बैठ के। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को कन्वीनियंस चाहिए था, जहाँ पे न्यूट्रिशन तो वो मिल पाए जो हम लोगों के एंसेस्टर्स हमको देते आए थे, बट कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में मिल पाए जब हम ट्रेवल कर रहे हैं, जब हम घर से दूर रह रहे हैं और कोई हमें याद नहीं दिला रहा है अपना, तो भी हम उस चीज को खा पा रहे हैं उतनी ही कन्वीनियंट फॉर्मेट में। बट ये सबको पता है कि मखाना न्यूट्रिशियस होता है, तो हमको किसी को भी जाके ये नहीं बताना कि भाई मखाना खाओ क्योंकि न्यूट्रिशन मिलता है, बट हमको उनको सिर्फ इस फॉर्मेट में दे देना है कि वो जब ट्रेवल कर रहे हो, जब मन नहीं हो तो भी टेस्ट की वजह से भी वो उस चीज को खा पाए। तो आई थिंक हमने सिर्फ इतना प्रॉब्लम सॉल्व किया, एंड बाकी कंज्यूमर्स ऑलरेडी चाहते थे, हर किसी को मखाना पसंद था, बस हम लोगों उनको एक्सेसिबल अच्छा टेस्ट बना के और एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करके उनको वो चीज दे पाए। जैसे मखाने के केस में ये आइडिया किसका था कि मतलब कुछ ऐसा स्नैक लाया जाए जो हेल्थी हो और लोग उसे एक्सेप्ट करें? और जैसे ड्राई फ्रूट्स के ही साथ उससे पहले कौन कौन से फूड आइटम्स थे जो फेल हो गए और मखाना जीत गया? मखाने के साथ साथ और भी 2-3 फूड आइटम्स जीते। सो आइडिया ये बेसिकली एक्चुअली हमारे कस्टमर्स का ही था। तो किसी भी बिजनेस में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कस्टमर क्या बोल रहा है वो सुने। तो मैं बताता हूँ, हम लोग 2021 में जब स्टार्ट किया था फार्मले, तो हम सिर्फ प्लेन ड्राई फ्रूट्स कर रहे थे उस टाइम। तो जब हम अपने कस्टमर्स को, हमारी वेबसाइट से कस्टमर्स ऑर्डर करते थे, कुछ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस तरीके की साइट से ऑर्डर करते थे, हम उनसे बात करते थे कि आपको क्या चाहिए, क्या हमारी प्रॉब्लम्स लग रही हैं प्रोडक्ट में, हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो जब हम बात करते थे, हमें बहुत सारे कस्टमर्स का रिक्वेस्ट आया हमारे पास कि यार हम लोगों को ना थोड़ा रोस्टेड मखाने चाहिए, बिकॉज हम लोग, उन्होंने ये नहीं बोला कि चाहिए, उन्होंने बोला कि हम घर पे लेते हैं, हम उनको रोस्ट करते हैं, बट हम रोस्ट करते हैं तो वो सील जाते हैं। हाँ, वो सील जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की इनसाइट्स है, बिकॉज कस्टमर कभी भी आपको नहीं बताएगा एग्जैक्टली कि आपको ये प्रोडक्ट बनाओ और सक्सेसफुल होगा। उतना आसान होता तो फिर सब कुछ कर लेते, राइट? वहां पे हमें समझ में आया कि ये एक्चुअल में बहुत बड़ा नीड गैप एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे कस्टमर्स को चाहिए इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स इस फॉर्मेट में, जहाँ पे उनको टेस्टी लगे और कन्वीनियंट रहे। तो वहां से हम लोगों ने इस चीज को स्टार्ट किया। फेल्ड प्रोडक्ट्स में हम लोगों के इनफैक्ट आज तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेल हुए हैं, एंड जो भी प्रोडक्ट्स फेल हुए हैं उनमें उनके अलग अलग रीजन है। जैसे एक बार हमने ना मखाना में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा था। तो हम लोगों ने मखाना में एक बार, मखाना के क्या होता है, तो क्योंकि हमारी फैक्ट्री है खुद की और हम किसानों से सामान लेते हैं, तो हमारे पास बहुत छोटा वाला जो मखाना है वो बच जाता था, बिकॉज वो बहुत हार्ड हो जाता है ना, तो खा नहीं सकते आप डायरेक्टली उसे। तो हमने क्या किया, हमने उसको रोस्ट किया, उसका हमने पाउडर बनाया, और उस पाउडर से हम लोगों ने मखाने का बना हुआ पास्ता बनाया। तो उस पास्ता में कुछ नहीं था, सिर्फ सूजी थी, मखाने का पाउडर था और पानी था, और हम लोगों ने बहुत टेस्टी मखाने का पास्ता बना लिया। हमने काफी मैसिव अमाउंट पे लॉन्च किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग लगाई, उसकी बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट भी गए उसमें, बट कस्टमर्स खरीद नहीं रहे थे, बिकॉज मखाने का पास्ता सब कलर में हल्का सा डार्कर टोन में होता है, इट्स नॉट वेरी व्हाइट और येलो। तो कस्टमर्स को लग रहा, देख के नहीं अच्छा लग रहा था, तो वो पूरा हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया। एंड हमारी को लर्निंग ये आई कि फूड प्रोडक्ट्स में इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट दिखने में भी उतना ही अच्छा हो जितना टेस्ट करने में अच्छा है। टेस्टी बहुत था वो, बट लोग फिर भी नहीं खा रहे थे उसको। ऐसे हमारे बहुत प्रोडक्ट्स फेल हुए, अलग अलग समय अलग अलग लर्निंग्स हमको मिली। जैसे ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स चलते हैं जहाँ पे जब आप खाना खाने जाओ ना, तो जो खाना होता है और उसका टेस्ट होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इतनी अच्छी होती है कि शायद सारे पैसे उसी के ले लेते हैं। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे जो बैलेंस आपने स्ट्राइक किया है, जो मुझे पता है मखाना हेल्थी भी है और अब टेस्टी भी है, वो पेरी पेरी भी है, वो अलग अलग उसके साथ भी है, दैट इज आई थिंक you're absolutely killer successful ब्रांड। आपके बाद क्या और लोग आए मार्केट में और उन्होंने मखाने के साथ एक्सपेरिमेंट किया? बहुत, तो मतलब बहुत इजी है ना करना। तो आपने एक बार, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये चीज चलती है। जैसे आलू चिप्स है, मतलब आलू के चिप्स कोई भी बना सकता है, बनाना चिप्स होते हैं, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। बहुत सारे ब्रांड्स आए, बहुत सारे ब्रांड्स ने सोचा कि ठीक है मखाना लेते हैं, रोस्ट करते हैं, इस वाले फॉर्मेट में करते हैं, फार्मले ऑलरेडी कर रखा है, हम लोग भी लॉन्च करते हैं, हो सकता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फिर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स आए, आई थिंक आज भी बहुत सारे ब्रांड्स शायद एग्जिस्ट करते होंगे, बट जो हम डिफरेंशिएट कर पाए वो फिर इवेंचुअली क्या हो जाता है कि आप किस तरीके की क्वालिटी दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कभी भी क्वालिटी में जीरो कॉम्प्रोमाइज किया। हम इनिशियली जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हमने पाम ऑयल में लॉन्च किया। हम मतलब रोस्टिंग जो करते थे पाम ऑयल में करते थे मखाना की। वो भी हमें कस्टमर से फीडबैक आया कि आप पाम ऑयल क्यों यूज करते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, बिकॉज पाम ऑयल उतना हेल्दी नहीं है। फिर हम लोगों ने आज से आई थिंक 2-3 साल पहले पाम ऑयल से ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट कर लिया। तो हम जीरो पाम ऑयल यूज करते हैं, हम फ्राइंग नहीं करते, हम सिर्फ रोस्टिंग करते हैं। कोई भी प्रिजर्वेटिव से जितना दूर रह सकते हैं, जो भी हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनसे उतना दूर रहते हैं। तो ये सब करते हुए हमारी क्वालिटी बहुत स्टैंड आउट कर गई। फूड प्रोडक्ट्स में वही है, जो आप अगर क्वालिटी कंसिस्टेंटली दे पा रहे हैं तो देन यू आर द विनर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस। तो वो चीज हमें कंसिस्टेंटली आई थिंक डिलीवर करते हैं। आकाश, अगर हम क्वालिटी देते हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, हाँ? और अगर हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। आपको कभी ये लालच नहीं हुई कि यार ठीक है, सबके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, हम तो पहले से हैं ही मार्केट में, कौन जो है दूसरे खरीदेगा,
हम भी अपनी थोड़ी सी क्वालिटी गिराते हैं और पैसे ज़्यादा कमाते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेस अप्रोच होता है। सो आई वांट यू टू रिएक्ट टू दिस, बिकॉज आज भी आप कह रहे हैं कि क्वालिटी अपनी कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू स्टे इन द मार्केट। राइट। बट बहुत सारे ब्रांड्स को देखकर ऐसा नहीं लगता। Right. दे आर स्टिल इन द मार्केट, उनकी क्वालिटी भी डिग्रेड हुई है, वो कमा भी रहे हैं, उनका बिक भी रहा है। किसी भी लॉन्ग टर्म चीज की अप्रोच नहीं हो सकती। मतलब आप शॉर्ट टर्म में सोच सकते हो, एंड शॉर्ट टर्म में भी 2 4 5 साल तक भी चल सकता है। कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस जो बना रहे हो उसमें आपको एक्चुअल में जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन देना पड़ेगा, खासतौर पे फूड बिजनेस में। हमें ऑब्वियसली एज अ बिजनेस पैसे भी कमाने हैं, हमारे खर्चे हैं, सब कुछ है। ये जो मैं आपको ऑडियंस बता रहा हूँ ना, जिसको इस तरीके की स्नैकिंग प्रोडक्ट्स चाहिए ऑन द गो, इस ऑडियंस के पास पैसे की उतनी कमी नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स को, अगर जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं बहुत सुनता भी हूँ, ठीक है, कि यार 1200 रुपए किलो का तो मखाना बिक रहा है, आप 100 रुपए किलो का तेल डाल दो, 10 रुपए किलो का वो डाल दो, तो 10 रुपए का ये डाल दो, आपको 1400 रुपए किलो का बेचना चाहिए, आप 2000 रुपए किलो का बेच रहे हो। तो वैसे माइंडसेट वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो शायद हमारा मखाना नहीं खाएंगे, है ना, एंड उनके लिए वो है भी नहीं प्रोडक्ट, बिकॉज हम वो क्वालिटी नहीं दे सकते उतने स्केल पे। बट जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे हम 1400 रुपए की जगह मान लीजिए 1600 रुपए पर केजी चार्ज करते हैं, लेकिन उनको हम वो सर्विस, कंसिस्टेंट क्वालिटी, वो अप्रोचेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी दे पाते हैं, तो वो हमें उतना दे देंगे प्रीमियम। तो हम सिर्फ उस 10-20 में भी 30% प्रीमियम की जर्नी में है, बस उस 10 से 30% की प्रीमियम की जर्नी में हम वो कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाते हैं, एंड वो कस्टमर्स जिनको ये चाहिए वो फिर उतनी प्रीमियम के लिए ज़्यादा नहीं सोचते। तो क्या आकाश ये तब होता है जब आपका रीज़न टू डू दिस बिजनेस इज समथिंग एल्स, लाइक इन योर केस वो एक पर्पस है, किसानों के साथ जुड़ना था, उनके प्रोडक्ट को लाना था, और आपका पर्पस सिर्फ पैसा नहीं होता। आई थिंक जब आपका पर्पस सिर्फ पैसा होता है तो आपकी क्वालिटी भी गिरती जाती है, आपकी चीज़ें, बिकॉज ऑल दैट यू वांट इज मनी। बट आप कह रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म आपको खेल में बने रहना है तो आपको अपनी क्वालिटी पे काम करना है, नॉट ऑन मे बी क्वांटिटी। राइट। सी, बिजनेस कभी भी आपके खुद के लिए तो होता ही नहीं है ना। बिजनेस हमेशा एग्जिस्ट करता है क्योंकि कोई और है। तो किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो कोई और जो है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका खुश होना जरूरी है, तभी बिजनेस चलेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे मेरे लिए मेरा लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा व्यूअर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तो मैं हूँ। सो आकाश, जब आपने ये सोचा कि अब आप डायरेक्टली किसान से प्रोडक्ट उठाएंगे और खुद जाके मार्केट में सप्लाई करेंगे, कभी आपको चैलेंज नहीं आया? मिडिल मैन जो होते हैं, बिचौलिए जो होते हैं, उनके लिए तो थ्रेट था, आप उनके मार्केट पे जो है पूरा का पूरा कब्जा कर रहे थे। तो कभी आपको ऐसी धमकी नहीं आया या प्रेशर नहीं आया कि आप जो है ये सब चीज़ें ख़राब मत कीजिए, ये हमारा काम है? ऑब्वियसली आया। तो मे बी स्टार्टिंग में तो बहुत छोटे थे हम, तो उतना फर्क नहीं पड़ा, मे बी लोगों ने भी इतना नोटिस नहीं किया। बट जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों के एक्चुअल बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं हम लोग, वैसे वो चीज़ बढ़ रही है, वो चीज़ हमको देखने को, सुनने को मिलती है। तो कैसे टैकल करते हैं आप? कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब अब तो जैसे इस स्केल पे मल्टीपल हमारे भी लोग हैं जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं हेल्प के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। प्लस आई थिंक ये भी हो जाता है कि एक स्केल पे पहुंचने के बाद दूसरे लोग मान जाते हैं, समझ जाते हैं कि यार कैसे करना है। मे बी वो समझ जाते हैं कि ये जो हम बिजनेस कर रहे थे उसको हमें इवॉल्व करना पड़ेगा टू बी एबल टू फिट इन द लार्ज स्कीम ऑफ थिंग्स, बिकॉज अब हम अकेले भी नहीं बचे। अब चलो वो हमसे बोल लेंगे मे बी, बट 10 लोग और एग्जिस्ट करते हैं, 10 ऐसे ब्रांड्स और एग्जिस्ट करते हैं। बड़े बड़े FMCG जाइंट्स जो हैं, ITC, HUL, नेस्ले, ये सब लोग इस तरीके के प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। सो जब वेव और सब कुछ ही उस डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा ना, तो आदमी रजिस्ट नहीं कर पाते। रजिस्ट एक बंदा नहीं किया। जब पूरा ओला उबर का सिनारियो आया तो कितने भी कैब ड्राइवर एसोसिएशंस थे, कितनी स्ट्राइक्स हो गई, बट एट द एंड ऑफ द डे नहीं कर पाए, बिकॉज उस तरफ इवोल्यूशन हो रहा है। वैसा है। अरे आकाश, चूंकि मैं ये नंबर्स और फिगर्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, आई मोस्टली फोकस ऑन द क्वालिटी, बट दीज नंबर्स एंड फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपको मोटा मोटा पूछती हूँ कि आपने कितने फिगर से शुरू किया था? लेट्स से 2017 व्हेन यू स्टार्टेड, एंड आज आप किस फिगर पे हैं? स्टार्टिंग ऑब्वियसली जीरो से हुई थी। हम लोगों ने पहले साल में आई थिंक 8-10 लाख कुछ का बिजनेस किया होगा। आज की डेट में जो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड फिगर्स, मतलब आपकी कॉस्ट क्या थी जब आपने इसको शुरू? कॉस्ट आई थिंक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। दैट्स 2017 हाँ। ओके, 2-3 लाख से हमने शुरू किया और उसके बाद व्हाटएवर अप्स एंड डाउन्स हुए, आज इन 2025 व्हेन वी आर टॉकिंग, वेयर हैव यू रीच्ड? सो सी, हम लोगों ने मतलब ओवरऑल ऑब्वियसली बहुत ग्रो करा है आज की डेट में। लाइक आई वाज सेइंग, जो पब्लिकली डिस्क्लोज्ड फिगर्स भी हैं उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 50 करोड़ प्लस का हम लोग महीने का रेवेन्यू करते हैं। एंड हम लोगों ने 6 फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, इनफैक्ट 7 फैक्ट्रीज लगा रखी है, एक फैक्ट्री अभी जस्ट हमारी स्टार्ट हो रही है। एंड हम लोगों का ऑलमोस्ट 500, इनफैक्ट 700 प्लस लोगों का वर्कफोर्स है आज की डेट में, प्लस जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग वो अलग हैं। एंड हम लोग आज की डेट में ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट। हमारा फ्लेवर मखाना, डेट बाइट्स, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो US में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। क्या आप इन डेट बाइट्स की बात कर रहे हैं? यस।
वेरी टेस्टी, अभी हम खा रहे थे। थैंक यू। इन डेट बाइट्स के लिए भी मतलब डेट्स आते हैं बाहर से इंडिया में डेट्स आते हैं, फिर इसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद जाके हम लोग ये बना पाते हैं। मल्टीपल जगहों से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा आलमंड सारा कैलिफोर्निया से आता है, कैशूज आते हैं बाहर से, ब्लैक रेजिन्स अलग जगह से आती है। सो मल्टीपल जगहों से हम इंपोर्ट करते हैं, मल्टीपल जगहों पे एक्सपोर्ट करते हैं, मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं अक्रॉस द कंट्री। हम मोर देन 175 सिटीज में आज की डेट में अवेलेबल हैं। पैन इंडिया सारे जितने भी ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में उन पर हम ऑब्वियसली अवेलेबल हैं। हम मोर देन 25,000 आउटलेट्स पे अवेलेबल हैं अक्रॉस द कंट्री। So this is the broad scale. Amazing. But and what about वो किसान जिसके लिए आपने हम आज की किसी एक किसान की कहानी बताइए जो हम लोग आज के डेट में ऑलमोस्ट 5,000 प्लस फार्मर से डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं। वाओ। किसी एक किसान की कहानी, जैसे हम लोगों का ना डेली बेसिस का प्राइसिंग रहता है, एंड आप मान के चलिए अगर 100 रुपए का मान लीजिए मंडी का प्राइस है कि 100 रुपए में मंडी में जाके कोई बेच सकता है, तो हम जनरली 5 to 15% डिपेंडिंग अपॉन डे एंड डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई एंड डिमांड हम उतना प्रीमियम दे पाते हैं। तो कोई हमको अगर आके अच्छी क्वालिटी बेचेगा तो हम उसको 100 रुपए की जगह 105 रुपए दे पाएंगे। जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग इनफैक्ट एक इंडियन हेल्दी स्नैकिंग समिट करके करते हैं, साल में हर ईयर का हमारा एडिशन होता है, उसमें हम इन किसानों को बुलाते भी हैं अपने समिट में, सो दैट वो आए और वो अपना साझा करें जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हमारे साथ डायरेक्टली काम करके, एंड हम लैम्प लाइटिंग उनसे करवाते हैं। तो आई थिंक वो हमारा कोर रहे हैं और कोर रहेंगे पूरे बिजनेस के फंडामेंटल्स में। अब आप टमाटर का भी कुछ कीजिए ना, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि वो किसान अपने टमाटर को पे पूरी ट्रैक्टर चढ़ा रहा है क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं मंडी से, तो दे आल्सो नीड समबडी लाइक आकाश एंड अभिषेक एंड फामले में भी। यस दे डू। एंड हम पेरिशेबल्स में नहीं, ऑब्वियसली अभी नॉन पेरिशेबल में काम करते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो एक्चुअली फ्रेश एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे काम करते हैं। बिकॉज इसकी बहुत ज़रूरत है ना आकाश। आपका जो कोर थॉट था जहाँ पे आपके लिए वो सेंट्रल इंसान जिससे आप जुड़ना चाहते हैं वो किसान था, आई थिंक उसकी बरकत है, उस थॉट की बरकत है कि फामले जो है वो इतनी आगे तक पहुंचा है, और आज भी आप उस किसान की इतनी इज्जत करते हैं, ग्रेटफुल हैं उसकी तरफ। तो मुझे लगता है उसकी दुआ जब तक रहेगी तब तक फामले जो है ऐसे ही करता रहेगा। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दैट वन यूरेका मोमेंट जब आपने अपने फादर को अपनी फैक्ट्री में बुलाया। एक्चुअली हाँ, वो 2 साल पहले की बात है। तो हम पूर्णिया फैक्ट्री में गए थे, पापा भी इंदौर फैक्ट्री में तो नहीं गए, तो मम्मी पापा दोनों गए थे पूर्णिया फैक्ट्री में। तो वो देखा उन्होंने, एंड ऑब्वियसली आंखों में आंसू आ जाते हैं ना उस टाइम पे कि ये तो ऐसा लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा फैक्ट्री होगा, मतलब हमें तो लगता था बस कहीं से आ जाता होगा प्रोडक्ट टाइप वैसा। तो उतना बड़ा फैक्ट्री देखा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, और अब वो कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो गया कि नहीं, जो भी चूज किया है ये सही। आपने रिटर्न ताने मारे उनको कि नहीं मारे? पापा मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा तो स्टार्टअप फेल हो गया है। क्या पापा के साथ ऐसे रिलेशनशिप नहीं है? पापा के साथ नहीं है, पापा के साथ डिसिप्लिन रिलेशनशिप है। आपने एक समिट के बारे में अभी बात की, इंडियन हेल्दी स्नैकिंग समिट। इंडियन हेल्दी स्नैकिंग समिट, ये कैसा समिट है? यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं? सो ये हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था समिट। लास्ट ईयर पहला एडिशन था, इसी ईयर अभी सेकंड एडिशन होके चुका है, जस्ट 18 जुलाई को था। तो हमको क्या लगा कि पूरा हेल्दी स्नैकिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में, बट एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारे, जैसे हम तो फिर भी एक स्किल पे पहुंच गए। बहुत स्टार्टअप्स इंडिया में जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोकल किसी प्रोडक्ट, कोई मिलेट का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई जामुन का कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना ले रहा है, तो उनको एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पे वो स्टार्टअप्स आके अपना प्रोडक्ट शोकेस कर पाए। किसी अगर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से उनको कुछ मेंटरशिप चाहिए, या फिर मान लीजिए किसी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, या किसी मॉडर्न ट्रेड के रिलायंस या डीमार्ट या किसी भी स्टोर पे उनको लिस्ट होना है, तो एक ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये सारे लोग अवेलेबल हो और अक्रॉस कंट्री से सारे अच्छे हेल्दी स्नैकिंग स्टार्टअप्स आके अपने आप को शोकेस कर पाएं। क्योंकि सिर्फ हम पूरी स्नैकिंग को इंडिया में रिवॉल्यूशनाइज नहीं कर सकते, हम एक प्लेयर हैं, हमारे जैसे 100 और प्लेयर्स एग्जिस्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज इंडिया में स्नैकिंग हैबिट्स बहुत खराब हैं। हम लोग अभी भी 4 बजे वो समोसा खा लेते हैं जब मन करता है, तो उस समोसे की जगह हम कुछ और तभी खाएंगे जब हमें उतना ही टेस्टी कोई ऑल्टरनेट मिल पाएगा। पता है, लेकिन आजकल जमाना समोसे जलेबी के पीछे पड़ गया, पता है। हाँ। वहाँ पे भी एडवाइजरी भी लग रहा है कि समोसे जलेबी ना खाएं। नहीं, that's fabulous। आप अपने ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स को इनोवेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है उसका? हमारा एक पूरा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टीम है जहाँ पे हम R&D करते हैं। हमारा बेसिक फंडामेंटल सिर्फ एक है कि हम पहले बहुत ही कोई टेस्टी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ये हमारी लर्निंग रही है। जैसे मैं आपको पास्ता के साथ भी बता रहा था कि प्रोडक्ट आप कितना ही अच्छा बना लो, बट अगर वो टेस्टी नहीं होगा इंडिया में तो कोई खाएगा नहीं। हाँ, सही है ना, वो फिर मतलब इट बिकम्स लाइक पालक का जूस, मतलब कोई भी नहीं पी पाएगा। तो द प्रोडक्ट हैज टू बी वेरी टेस्टी एंड गुड लुकिंग, एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी हेल्दी बिकॉज वो फार्मले के अंडर से आ रहा है। हम लोग ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स यूज करते हैं, वो हमारा कोर है। बट हम पहले एक टेस्टी प्रोडक्ट बनाते हैं जो अच्छा दिखने में अच्छा हो, एंड फिर हम उस प्रोडक्ट
को सोचते हैं कि हमें कैसे मार्केट करना है, कैसे हमें कस्टमर्स तक लेके जाना तो है। जब आप कह रहे हैं आप टेस्टी प्रोडक्ट बनाते हैं तो कौन आता है चखने के लिए? आपने हमें तो कभी नहीं अब से आप भी हमारे टेस्टिंग ट्रायल्स का पार्ट होंगे, बिल्कुल। ओके, लवली। सो लोग आते हैं, उसको टेस्ट करते हैं? लोग आते हैं, हमारा लॉयलिस्ट्स का एक ग्रुप है जहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। हम रिटेल आउटलेट्स पे कियोस्क लगाते हैं जहाँ पे हम लोगों से सैम्पलिंग लेते हैं और उनके ट्रायल्स फीडबैक्स लेते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, देन हम लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स को। ओके, ये जो मखाना पेरी पेरी और चटपटा मिक्स है, ये आपके हिट प्रोडक्ट्स हैं। आप एक ऐसा फॉर्मूला बता सकते हैं जिससे आपको लगता है अगर ये इस चीज़ में है तो ये 100% हिट होगा? जैसे कि साइंटिफिकली मुझे एक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया था कि आप सोचिए, चाहे वो समोसा हो या वो ब्रेड पकोड़ा हो या वो फ्रेंच फ्राइज हो या वो बर्गर हो, क्यों इतना हिट हो जाता है? क्योंकि जब तेल और नमक का कॉम्बिनेशन आता है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से एडिक्शन ट्रिगर करता है। सो वो केमिकल सिक्रीशन होता है एंड व्हाटएवर। सो वी नो कि अगर हम नमक और तेल को कहीं मिलाएंगे तो वो एक हिट फॉर्मूला है। आपने क्या अपने इसमें एक कोई हिट फॉर्मूला जो है वो टैप इन किया है? हमारे साथ कोई एक हिट फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट्स भी अलग अलग हैं। जैसे डेट बाइट्स हमारा एक स्वीट की तरफ प्रोडक्ट है, जो आप चटपटा मिक्स बोल रहे हैं वो नमकीन टाइप का प्रोडक्ट है। बट आई थिंक इन जनरल हल्का सा स्वीटर नोट रहे, और जैसे हमारे जितने भी नमकीन प्रोडक्ट्स हैं, सेवरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही रीजनल जो फ्लेवर्स हैं उनको हम लोग दूसरे रीजन्स पे लेके जा पाए। जैसे हमारा जो अचारी फ्लेवर है वो हम साउथ में बहुत चलता है, बिकॉज साउथ में लोगों को उतना आदत नहीं है उस फ्लेवर की, तो उनके लिए बड़ा नॉवल कॉन्सेप्ट है वो। तो सेवरी प्रोडक्ट्स में नॉवेल्टी वर्क करती है, बट वो बहुत आंसर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और रीजन टू रीजन वेरी करता है। लेकिन हिंदुस्तान में मसाला चलता है। हिंदुस्तान में मसाला चलता है और हिंदुस्तान में मीठा चलता है। तो आप हिंदुस्तान में मसाला और मीठा को जितना हेल्दियर फॉर्मेट में पेश कर पाओगे उतना आई थिंक सक्सेसफुल रहोगे। टॉप 3 मिस्टेक्स जिसके बारे में आप वार्न करना चाहते हैं एक ऐसे इंसान को जो कि बिजनेस शुरू करना चाह रहा है? आई थिंक वही जो मेरे लर्निंग्स जो मैंने आपको बताया था पिछले स्टार्टअप से, पहला इस माइंडसेट से उतरना चाहिए जहाँ पे आप अगले 3 साल आपकी बिजनेस से पैसा निकालने की डिपेंडेंसी ना हो। पहले निकाल पाते हो तो अच्छी बात है, बट वो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर को फाउंडर है, और मेरे हिसाब से को फाउंडर होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोनली जर्नी हो जाती है अदरवाइज। अगर आप को फाउंडर के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से समझ के। तो ये बिजनेस वाली शादी करने के लिए कैंडिडेट में क्या देखना जरूरी है? को फाउंडर में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के थॉट्स को अप्रिशिएट करने की और एक दूसरे के थॉट्स को एकोमोडेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। एंड जो नहीं होना चाहिए आई थिंक वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कल्चरल मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। जितना कल्चरली आप अलाइंड होंगे ना उतना अच्छा भी रहे, उतना अच्छा रहता है, बिकॉज आप लोगों के सेम तरीके की सोच होती है बेसिकली। एंड आई थिंक पेडिग्री भी मेरे को लगता है कि सिमिलर रहनी चाहिए, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए आप दोनों के स्किल सेट्स में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ऊपर है एक बहुत नीचे है, तो दोनों सिमिलर होने चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ये लेकिन आकाश, पार्टनरशिप एक बहुत रिस्की चीज है, क्योंकि जहाँ पैसा आता है वहाँ पे तो रिश्ते नहीं टिकते। तो पार्टनर पे डिपेंड करना या उस पे ट्रस्ट करना कितना मुश्किल है या कितना आसान? ये बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली, वो हो तभी सकता है। मेरे को लगता है ट्रस्ट बहुत ही इंटीग्रल पार्ट। आप जितने भी अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ले लोगे इंडिया में, आप स्नैपडील ले लीजिए, आप फ्लिपकार्ट ले लीजिए, सारे ही स्टार्टअप्स में जहाँ पे 2 को फाउंडर्स रहे हैं उन्होंने हमेशा बहुत ट्रस्ट और उसके साथ बिल्ड किया है बिजनेस को, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज लाइक चूजिंग अ लाइफ पार्टनर। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस, राइट? हाउ डू यू चूज द राइट लाइफ पार्टनर? यू कांट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर गट फीलिंग जिसके थ्रू आप जाते हो, आप वो डिसीजन लेते हो। तो बिजनेस पार्टनर्स में डिवोर्स रेट्स कितना चल रहा है? होता है इंडिया में। आई थिंक अगर 100 स्टार्टअप्स बंद होते हैं तो उसमें से मेरे को लगता है मोर देन 50 स्टार्टअप्स का रीजन ही होता है कि दोनों को फाउंडर्स के बीच में नहीं बन रहा होता। एंड थर्ड, आई थिंक जिस भी इंडस्ट्री में अपन जा रहे हैं वो इंडस्ट्री के बारे में पता हो पहले से तो अच्छी बात है कि आपको ऑलरेडी पता है कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। नहीं पता हो तो स्टार्टिंग का 1-1.5 साल सिर्फ उस प्रॉब्लम को समझने के लिए रखना चाहिए, और उतना खुद को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि 1-1.5 साल में मे बी जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे एंड नहीं करोगे। आप एंड कहीं बिल्कुल दूसरी जगह करोगे, जैसे हमारा था। हमने कुछ और स्टार्ट किया था, आज हम बिल्कुल कुछ और कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन पिविटिंग अप द बिजनेस, इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना स्ट्रिक्ट ना हो जाओ कि ये करा था, स्टार्ट किया था, ये कैसे गलत हो सकता है, मेरे को तो यही करना है। हमने 10 बार बिजनेस प्लान चेंज किया पिछले 8 साल में। That's commendable, because अपने आप को जो है मोड़ने की जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये नहीं चल रहा है ये करेंगे, ये नहीं चल रहा है ये करेंगे, जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि इसी को सक्सेसफुल करके दिखाना। तो उतना हम्बल होना चाहिए। आप और अभिषेक
अपने बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड करते हैं? सो मैं बेसिकली मोस्टली फ्रंट एंड देखता हूँ इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स हो गए, सेल्स के कुछ पार्ट हो गए, जनरल ट्रेड की सेल्स हो गई। एंड अभिषेक ही इज अ मारवाड़ी, सो वो बढ़िया है। एंड मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को इतना नेगोशिएशन उतना अच्छा नहीं आता जितना अभिषेक को आता है। तो बैक एंड सारा वो देखता है। सो बैक एंड प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन प्लानिंग, वो सारा वो देखता है, बिकॉज मेरे से कहीं अच्छे तरीके से। सो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट भी फाउंडर्स का होना बहुत जरूरी है। तो जो चीज़ मैं कर पाता हूँ वो मैं अच्छे से कर पाऊँ, जो चीज़ को फाउंडर कर सकता है वो अच्छे से कर पाए। वन मिथ अबाउट स्टार्टअप्स जो कि आप बस्ट करना चाहेंगे? वन मिथ इज कि इट्स नॉट कूल टू स्टार्टअप। मतलब ऐसा नहीं, देयर इज नथिंग कूल अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। इट्स इक्वल टू डूइंग योर 9 to 5 जॉब। देयर इज नथिंग कूल अबाउट ईदर ऑफ द टू। इट्स जस्ट व्हाट मोटिवेट्स यू एंड व्हाट यू फील यू आर मेंट फॉर। तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने बॉस हैं फ्लेक्स करने नहीं के होता, लिए? क्योंकि इवेंचुअली आप अपने पास नहीं रहते हो। आपके पास मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना होता है। नहीं भी इन्वेस्टर्स रहते हो तो भी आप अगर कल की डेट में मान लीजिए कंपनी को पब्लिक करते हो, कुछ भी करते हो, तो यू विल ऑलवेज हैव पीपल टू रिपोर्ट टू। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपने बॉस हो। Okay, so you are also reporting to some people? Not reporting to, but I'm saying कि You're answerable, you're accountable. आप आंसरेबल भी नहीं होगे, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी होंगी कि आप खुद के लिए उतने आंसरेबल हो जाओगे कि आप खुद के बॉस वाली चीज का जो स्वैग है वो खत्म हो जाएगा। मतलब Weirdest snack idea कभी आपको किसी ने सजेस्ट किया हो और आपने उसको अडॉप्ट कर लिया हो? एडॉप्ट तो नहीं किया, अगर इतना कुछ वियर्ड होता तो। एक्चुअली मे बी एडॉप्ट किया। सो हम लोगों ने एक मखाना मंचीज, हमारा एक प्रोडक्ट है, तो वो क्या हुआ था हमारे यहाँ पे, वही सेम मखाने पाउडर का वो बच गया था, तो किसी ने आके तेल में फ्राई करके हमको किसी ने खिलाया था। बट वो बहुत स्टिकी था, तो हम खा नहीं पाए उसको। एंड उसमें उसने कुछ मसाला डाला था। बिहार में मैं रह रहा था कुछ टाइम, बिहार में रहा था, तो वहाँ पे किसी लोकल के हम घर में गए थे, तो वो ऐसा करते आए हैं कि मतलब वो पाउडर का कुछ जैसे मठरी नहीं बनाते मैदा की, वैसा बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले मखाना मंचीज का आइडिया वहाँ से आया। ओह ओके, वाओ, लवली। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपकी टीम के साथ, तो आपने आखिरी व्हाट्सएप मैसेज अपनी टीम को क्या किया है? आई थिंक हम लोगों मैंने फिलहाल तो ही किया था, हम लोग व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं। सो हम लोग व्हाट्सएप से एक ऑफिशियल चैनल पे मूव करना चाह रहे थे। कुछ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, कुछ इंटरनल डिक टेक प्लेटफॉर्म। तो मैंने वो किया था कि यार अपन उस पर शिफ्ट कर जाते हैं, बिकॉज अभी हर कोई सब कुछ व्हाट्सएप में चल रहा होता है। हर मीटिंग व्हाट्सएप पे चल रही होती है। ऑलराइट, फार्मले इन 2030 इन वन सेंटेंस। गो टू स्नैकिंग ब्रांड। और क्या ये मुमकिन है कि ड्राई फ्रूट से आप बियॉन्ड चले जाएं? यस, बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं आकाश, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? मैं अपनी डेफिनेशन बता सकता हूँ। Absolutely. मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं वो कितना खुश है। तो आप मार्केट फीडबैक लेते रहते हैं। आकाश, आपने इतने पैसे कमाए हैं, कितने का है आपका जूता, बताइए। मैं बहुत ही बेसिक जूते का दाम बताइए आप पहले। ये तो पता नहीं, तो मेरे को गिफ्ट में मिला था क्या जूता। बड़े बड़े लोगों को गिफ्ट ही मिलता है। और ये शर्ट, ये कौन से ब्रांड की शर्ट? नहीं पता मेरे को, तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता मैं क्या पहन रहा हूँ क्या नहीं पहन रहा हूँ। कहाँ जाते हैं फिर आपके इतने सारे पैसे? लेकिन मेरे को ऐसा पैसा खर्च करने का बहुत कभी भी एज अ पर्सन कभी भी बहुत एंथो नहीं है। मैं बहुत बेसिक गाड़ी यूज करता हूँ, बहुत बेसिक क्या बात है, चीजें करता हूँ। इतना पैसा कमाने के बाद आपको खर्च करने का ही शौक नहीं है? फिर कमाते क्यों आप इतने सारे पैसे? मतलब वो बाय प्रोडक्ट है कोई भी अच्छी चीज बनाने का, वो मोटिवेशन नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली। क्यों आप IIT में पढ़े ना? क्यों आप आया? आपने उन गलियों में अंकल की बातें सुनी होती, तो मतलब लंबी लंबी गाड़ियां होनी चाहिए, बिल्कुल। जो इसका इतना बड़ा बिजनेस हो। बिल्कुल। तो आकाश, अगली बार आपको आना है वड्डी वाली गाड़ी में। बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे गुची का बैग होगा और जैगवार में आइएगा। जी जी। तब पता चलेगा भाई आकाश है। What does money mean to you? For me, money means freedom. Freedom to invest your time where you want to invest your time. That is what money means to me. So amazing. It was lovely chatting with you, आकाश. और मुझे ऐसा लगता है you are just 32 right now. अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत लंबी लंबी गाड़ियाँ। Yes. But we wish you all the very best, and it was such a pleasure speaking to you. Thank you. It was same here.